जब मैं सीएमए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था कि यार ये सारा का सारा सिलेबस कहाँ से कवर हो। वो तो जैसे तैसे करके मैंने कवर कर ही लिया था। पर भाई साहब, अब ये इतना ब्रह्मांड जैसा सिलेबस आखिरकार रिवाइज कैसे होगा? वेयर शुड आई फोकस ऑन? शुड आई फोकस मोर ऑन द थ्योरीज और ऑन द प्रैक्टिकल? कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करूँ? कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आई सर्च एवरीवेयर, बट आई नेवर गॉट अ क्लियर आंसर. So I decided to find it myself, and that's how this paper analysis began, figuring out the smartest sequence of revising in the last month. Over time, I have talked to hundreds of students, चाहे वो rankers हो या फिर average scorers हो, and each and every one of them told me कि भाई साहब paper analysis was the most important thing for them, क्योंकि वो उन्हें help करता है to revise the important topics earlier and cover the entire syllabus easily. So today we are going to do exactly that. CMA Inter Paper Analysis for December 2025, the right order to revise. Where should you focus more on? What are the important topics? Should you focus more on the theories, or where you can rely on the practicals? Let's get started. अब अगर हम पेपर एनालाइज करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है. तो तुम्हारा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें 15 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है. इसमें कोई भी रीजनिंग नहीं देनी तुमको सिर्फ ऐसे सर्कल्स दिए होंगे. तुमको जो राइट सर्कल है उसमें सिर्फ मार्क करना है. तुम्हारा 2 मार्क्स तुम्हारी जेब के अंदर. थिंक अबाउट इट. ऐसे अगर 15 क्वेश्चन है तो तुम्हारा 30 मार्क्स यही हो जाता है. यार तुम्हें सीएमए के अंदर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए. अगर मैं एग्रीगेट वाइज बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें 50 चाहिए ऑन एन एवरेज. सोच के देखो, 50 या 40 में से तुम्हारा 30 इधर कवर हो गया, मतलब सिर्फ 10 एक्स्ट्रा. तुम्हारा 50 में से 30 इधर कवर हो गया तो सिर्फ 20 एक्स्ट्रा तुमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से लेके आना है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको स्टूडेंट्स बहुत नेग्लेक्ट करते हैं. मैं अभी टेस्ट पेपर्स भी ले रही हूँ स्टूडेंट्स के, एंड आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स इसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है. तुम यार मुश्किल से 7-8 घंटे बैठ जाओ, तुम इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट उठाओ, उससे एमसीक्यूज कर लो, प्रीवियस अटेम्प्ट के एमसीक्यूज कवर कर लो, एमसीक्यू बैंक से कवर कर लो, मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज कवर्ड है वो कर लो. अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम आसानी से ये एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स है वो सिक्योर कर सकते हो. ठीक है. अब जब ये हो जाए उसके बाद हमारे पास ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं. नाउ जो मैं पेपर एनालाइज करने वाली हूँ उसके अंदर एमसीक्यू भी कहाँ से आता है ये बता पाऊंगी क्या? आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकती है. तो इसे एनालाइज करने नहीं बैठे हैं हम बैठे हैं ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए, जो तुमसे टोटल 7 पूछे जाते हैं. हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें से तुमको सिर्फ 5 आंसर करने होते हैं. नाउ ये जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 3 अलग अलग तरीके से सब डिवाइड करके तुमसे पूछा जा सकता है. सबसे पहला 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7 मार्क्स वाला, या फिर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का, या फिर 14 मार्क्स को 3 सब पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, 5, 5 एंड 4 मार्क्स. हमको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है. नाउ अब क्या सोच रहे हो बताओ? ज़्यादा सोचो वचो मत, पेन और कॉपी लेके बैठो और जो भी मैं चैप्टर नंबर बता रही हूँ या सीक्वेंस बता रही हूँ या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उसको साथ साथ लिखते जाना. ठीक है. सो स्टार्ट कर रहे हैं हम विद आवर फर्स्ट पेपर, दैट इज पेपर नंबर 5, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स. यार जो भी पेपर मैं एनालाइज करने वाली हूँ ना, हर एक के अंदर मैंने पास 15 अटेम्प्ट्स के पेपर को उठाया है. उनके हर एक अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, कौन से टॉपिक से पूछा गया, वो सब लिख रखा है. साथ ही साथ उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना वो तक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. इसके अलावा हर एक जो आपका टॉपिक है उससे ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है और कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब यहाँ पे ब्लैक और ब्लू आपको रेड आपको दिख रहा होगा. ब्लैक डिनोट्स कि दिसंबर 24 में भी इसी टॉपिक से यही नंबर वाला क्वेश्चन बना था और जून 25 में भी यही टॉपिक से यही नंबर वाला क्वेश्चन बना है. लेकिन रेड डिनोट्स कि दिसंबर 24 में ये क्वेश्चन कहीं और से पूछा गया था, जून 25 में यहाँ से पूछा गया. ठीक है ना. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सीक्वेंस कि कैसे तुम रिवाइज करोगे. सबसे पहले कवर करोगे तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज़ योर चैप्टर नंबर 2. ये जो चैप्टर के नंबर्स है वो स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हिसाब से ही है, तो सिर्फ तुम चैप्टर नंबर लिखोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तुमको मिनिमम 2A 2B मतलब टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. मैक्सिमम इससे टोटल 21 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी पूछा गया है. ठीक है.
सबसे पहले आप इसको कवर करोगे क्योंकि छोटा सा है, तुमने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, तो तुमको आसानी से रिवाइज भी हो जाएगा और तुमको मिनिमम 14 मार्क्स देके जाएगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा इससे प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा बिजनेस एथिक्स। बहुत छोटा सा है, कुछ ही पेजेस में कवर हो जाता है, लेकिन एक पूरा 14 मार्क्स ये लेके आता है। पूरा 14 मार्क्स का हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 7 में सब डिवाइड होके। फिर आता है तुम्हारा कंपनीज एक्ट। इसे तो भूल ही नहीं सकते। इसके अंदर कंपनीज और डायरेक्टर्स दोनों हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पास्ट अटेम्प्ट देखो तो कई बार डायरेक्टर से पूछा गया, कंपनी से बहुत कम, फिर कंपनी से पूछा गया, डायरेक्टर से बहुत कम, फिर डायरेक्टर से पूछा गया, फिर डायरेक्टर से पूछा गया। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे में कंपनी से ज़्यादा पूछे, डायरेक्टर से कम पूछे, लेकिन दोनों जगह से पूछने वाला तो है ना। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं देखो। एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, दूसरा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, और एक आधा क्वेश्चन बनता है। थिंक अबाउट इट यार। मैंने 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन, मेरे को 5 ही क्वेश्चन आंसर करने थे। मैंने 5 क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ एंड एथिक्स कवर कर लिया सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स को रिवाइज करके। सो दिस शुड बी योर सीक्वेंस, ताकि तुम्हारा 5 क्वेश्चंस का पूरा तैयारी हो जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस स्टडी पूछने की जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से केस स्टडी पूछ लेते हैं, जैसा पास अटेम्प्ट में भी हुआ है ना। तो मैं अब इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, तो इसको भी कवर कर लूँगी, ताकि मेरे 5 क्वेश्चंस बहुत शिद्दत से प्रिपेयर हो जाएं। फिर इसके बाद आप जाओगे पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एंड कोड ऑन वेजेस में, और उसके बाद आप बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो एकदम फटाक से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप नोटिस करो तो 2 ऐसे टॉपिक है जो पास में भी पूछे गए थे, वही पूछा गया, लेकिन एक तुमसे एकदम डिफरेंट पूछ लिया गया। क्या? पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते समय क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करोगे। ये नया क्वेश्चन है जो पास में नहीं आया था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस पास में आ चुके हैं। इंडेमनिटी होल्डर वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, और केस स्टडी एग्जैक्टली सेम केस स्टडी दिसंबर 23 अटेम्प्ट में आई थी, और ये सेम की सेम केस स्टडी यहाँ पे भी पूछी गई है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पास में हो चुके हैं वैसे ही टाइप के आते हैं। पास में और कौन कौन सी केस स्टडी हो रखी है, तो अगर मिस्टर ए ड्रंक है तो उस सिचुएशन में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ तो उसे लीगल मानेंगे, इलीगल मानेंगे, ये बता दो ज़रा। लीगल इलीगल वाले केस स्टडीज़ बहुत पूछे गए हैं। साउंड माइंड पे केस स्टडी पूछी गई है, माइनर मेजर पे लीगल इलीगल पूछा गया है, एजेंसी रिलेशनशिप पे लीगल इलीगल पूछा गया। नेक्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स है। ई कॉन्ट्रैक्ट से भी कई बार पूछा जाता है। एंड देन एग्रीमेंट विथआउट कंसिडरेशन से कई बार पूछा गया है। बेलर बेली वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। माइनर एग्रीमेंट कई बार पूछा गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कई बार पूछा गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। इसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे पूछा गया था आपके दिसंबर 24 पे, वो पहले भी पूछा जा चुका है। नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट के बीच का डिफरेंस पहले भी आ चुका है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स एकदम नए हैं, तो डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप में अभी रिसेंट वाला जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट था। पहले आप देखोगे तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन कई बार बना है। एलएलपी पे भी आपको एकदम डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया, डेमॉन्स्ट्रेट द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एज पर एलएलपी एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट पे आपको पावर्स की लिस्ट बनानी है जो एक्सरसाइज कर सकता है इंस्पेक्टर। ये कई बार पूछा जा चुका है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा भी गया था। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी से इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, पास्ट अटेम्प्ट में आया था, जो किससे रिलेटेड था, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी से रिलेटेड था, और ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी वाला क्वेश्चन कई बार बन चुका है पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट फॉरफीचर ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाओ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बेनिफिट्स इंटाइटल टू इंश्योर्ड पर्सन। मोस्टली इस टॉपिक से यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जरा, बेनिफिट्स इंटाइटल टू इंश्योर्ड पर्सन। नेक्स्ट आता है कोड ऑन वेजेस, जिसपे आपको प्रोविजन रिलेटेड टू फाइन्स पूछा गया जो डिफरेंट है, और मोस्टली इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि ये नया चैप्टर ऐड हुआ है ना। कंपनीज एक्ट में देख लो, जो कंपनीज वाला पार्ट है उससे दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। पहले तक ऐसा होता था कि जो पास में पूछा हुआ है वही टाइप के क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन इस बार एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया जो पास में नहीं पूछे गए थे। पास वाले है क्या क्वेश्चन? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील, बाय बैक ऑफ शेयर्स, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ बाय बैक,
MOA एंड AOA पे, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, शेयर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, AGM के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स पे ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज अगर आप देखोगे तो बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी, और यही सेम क्वेश्चन इस बार बना। सिमिलर वे में पावर्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे बना, ठीक है। नेक्स्ट कैंसलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। रेसिग्नेशन या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पे अभी रिसेंटली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस एथिक्स। मोस्टली इससे ऐसा होता है कि एकदम ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंट अटेम्प्ट से देखोगे तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ एंड एथिक्स का एनालिसिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पेपर, दैट इज पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इफ यू नोटिस तो भाई साहब सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 8C, 8A एंड 7B, सारे क्वेश्चंस का नंबरिंग चेंज हुआ है। मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन पहले नहीं आया था, पहले कहीं और से आया था, अब इस बार यहाँ से आया। तो ऐसे चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इतने चेंजेस बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में थे ही नहीं, बहुत कम चेंज हुआ था, लेकिन इधर बहुत सारा चेंज हुआ है, ठीक है। देखेंगे ज़रा। सबसे पहली बात तो मैंने भी सीक्वेंस अब चेंज कर दिया है, क्योंकि प्रायोरिटाइज उसको करना ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आसान भी है और जो ज़्यादा मार्क्स दे के जाता है ना। तो पहले मैं बोलती थी तुमको कि इस चैप्टर से स्टार्ट करो, लेकिन अब मैं तुमको थोड़ा सा चेंज करवा रही हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, क्योंकि यार इससे कंसिस्टेंटली 3-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक टॉपिक है, थोड़ा बहुत थ्योरी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर इसे कवर कर लोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 11 मार्क्स, लेकिन अगर रिसेंट अटेम्प्ट के हिसाब से देखो तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 अप्रॉक्सीमेटली 19 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आ रहा है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है, तो वाई टू लीव ब्रांच कंसिस्टेंटली पूछा जाता है। तो ये दोनों एक एक टॉपिक कवर किया, 7 मार्क्स हो गए, ठीक है। फिर आओगे तुम ये अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, आई अंडरस्टैंड। 7, 14, 21 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंट अटेम्प्ट पे देखो तो इस पे थोड़े से मार्क्स कम कर दिए गए। चांसेस हैं कि जितना आगे बढ़ते जाओगे तुम, इसके मार्क्स कम होते जाएंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने 4th नंबर पे डाला है। 5th नंबर पे तुम्हारा ये अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन आ जाता है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या कंसाइनमेंट से। मोस्टली बिल ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आप नोटिस करो, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज था, फिर कंसाइनमेंट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर कंसाइनमेंट, तो चांसेस हैं कि तुम्हारे अटेम्प्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे अप्रॉक्सीमेटली 23 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है। मोस्टली कमर्शियल और इनकम्प्लीट से बनता आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से तुमको 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, और एक और उनको पूछने का मन किया तो इन दोनों में से किसी एक से पूछ सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट द थिंग इज ऐसा हो गया है एक पास अटेम्प्ट में कि इसका जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा गायब कर दिया गया था। तो आगे भी चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए, इसीलिए मैंने इसको 7 नंबर पे भेज दिया है, क्योंकि ये बड़ा है, भले 14 मार्क्स दे के जाता है, लेकिन टाइम भी उतना ही लेता है, तो इसको थोड़ा बाद में कवर करो, चलेगा। फिर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज को आप कवर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस विच यू नीड टू फॉलो। कवर सबको करना है, ठीक है, रिवाइज सबको करना है, लेकिन सीक्वेंस इस हिसाब से करोगे तो तुम ज़्यादा मार्क्स पहले कवर कर पाओगे। डन। चलो अब आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं यहाँ पे, लेकिन देखोगे आप तो ऐसा हो रहा था, पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा था। ये था तुम्हारा पहला पार्ट, ये था तुम्हारा दूसरा पार्ट, है ना। डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, इसको दूसरा पार्ट बनाया गया था, ये पहला पार्ट था। लेकिन अब इस अटेम्प्ट में क्या हुआ देखो, इससे पहले ये होता था कि कभी इस वाले पार्ट से, कभी इस वाले से, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से, लेकिन इस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चन इधर से भी पूछ लिया गया। अब मोस्टली क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 से आएंगे वो इधर से आने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ इधर से भी बन सकता है, जैसा इस अटेम्प्ट में मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, पहले ही बात कर लिया हमने कि चांसेस ज़्यादा हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, क्योंकि कंसाइनमेंट अभी हो गया, यही सीक्वेंस फॉलो कर रही है इंस्टीट्यूट, तो चांसेस हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन बन जाए इस बार। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस पे ऑफकोर्स ये बात है, तुमसे
ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यही सारी चीज़ें पूछने वाला है। नॉट फॉर प्रॉफिट से इस बार क्वेश्चन आया था, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है इसके ऊपर 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये भी 3-4 मार्क्स से ही पूछा गया था। चांसेस हैं कि इस अटेम्प्ट में तुमको ये 14 मार्क्स में पूछ लिया जाए। इनकम्प्लीट भी यहाँ पे नहीं आया था, तो मुझे लग रहा है कि इनकम्प्लीट भी यहाँ पे आ सकता है। इन दोनों के 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। पार्टनरशिप के ऊपर एडमिशन ऑफ पार्टनर पे पूछा गया, 14 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनने का हर बार रहा है। देखो इस बार बनता है कि नहीं बनता, मुझे तो लगता है कि आ सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट, क्योंकि यार इन्होंने एक बार गायब कर दिया इसे, जो ये हर बार आ रहा था उसे एक बार गायब कर दिया। इंस्टीट्यूट इज ऑन पैटर्न तोड़ने वाला फॉर्म, ठीक है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल से नॉर्मली ब्रांच और डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं। इंश्योरेंस क्लेम से मोस्टली फायर वाले क्वेश्चंस हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैंने तुमको सबसे पहले कवर करने बोला है, क्या इसमें कोई मैं स्पेसिफिक पे ध्यान दे सकती हूँ, तो तुम खुद देख लो। ये रीसेंट अटेम्प्ट का है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, है ना, हर बार वो चेंज कर रहे हैं। तो वाई टू स्टिक ऑन वन, है ना। हम भी हर एक टॉपिक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैं उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, 21 मार्क्स तक देके जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ना इस पेपर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों साथ में है, जिसकी वजह से ये जो 7 क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग आंसर वाले, उसमें से 4 डायरेक्ट टैक्स से पूछा जाता है, 3 इनडायरेक्ट टैक्स से पूछा जाता है। तो इन दोनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। अब इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, सबसे पहली प्रियोरिटी तुम्हारी हेड्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि यार अगर इससे कवर कर लोगे तो 7, 14, 21, 28, 35 मार्क्स के क्वेश्चन देखो कंसिस्टेंटली हर एक अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं इन्हीं से ही, तो ये मेरा 35 मार्क्स कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं जाऊंगी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस एंड टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर। इन तीनों को कवर कर लोगे और इसे कवर कर लोगे तो हो गया तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डीटी से आने वाला है वो इधर से ही आएगा। और अगर तुमने रेसिडेंशियल स्टेटस भी कर लिया और ये जो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स वाला पार्ट है उसको भी पूरा कवर कर लिया, तो तुम ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो डीटी से आने वाले हैं उन सब के लिए प्रॉपरली तैयार हो जाओगे। क्योंकि यार देखो पास अटेम्प्ट में इधर से नहीं पूछा जा रहा और पूछने के चांसेस भी कम है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और क्वेश्चन सिर्फ 4 पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर फोकस करेगी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। चलो अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, तो देखो यार तुम्हारा ना हेड्स ऑफ इनकम में इस बार क्या हो रहा है, हर समय ऐसा होता था कि नॉर्मल जो रेजीम है, टैक्स रेजीम है, उसे फॉलो करके ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने बोला जाता था। लेकिन अभी के क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो एक क्वेश्चन में बोला गया कि वो ऑप्ट कर रहा है न्यू डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो ऑप्ट आउट कर रहा है, फिर बोला वो ऑप्ट इन कर रहा है, फिर बोला कि वो ऑप्ट आउट कर रहा है। तो तुमसे वो 115 BAC भी पूछेंगे, वो तुमसे 115 BAC के अलावा जो आपके पास है ऑप्ट आउट वाला सिचुएशन वो भी आपसे पूछेंगे। तो आपको दोनों के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर होना इज नेसेसरी, ठीक है। देख लो यहाँ पे भी डिडक्शन एंड रीबेट पे क्वेश्चन बना, लेकिन यहाँ पे भी आपको न्यू डिफॉल्ट टैक्स रेजीम के हिसाब से भी सॉल्व करना है और रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से भी सॉल्व करना है, दोनों के हिसाब से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे अगर हम आ जाए तो यार देखो ये 4 टॉपिक्स तुम्हें दिख ही रहे हैं अलग से कि कंसिस्टेंट है, हर बार इनसे पूछा जाता है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो इनकंसिस्टेंट है थोड़े, है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहला फोकस तुम करोगे कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर और इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ। ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन कंसिस्टेंटली इनसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रही है, चांसेस हैं आगे भी पूछे जाए। पर यार पता है जितने ज़्यादा तुम इम्प्रूव होता जाता है ना कोई भी सिलेबस, जैसे ये सिलेबस 2022 चल रहा है, ये इसका स्टार्टिंग था, इसीलिए इंस्टीट्यूट तुमसे इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा पूछ रही थी। अब जो है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इसमें से एक का तो क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन दूसरा वाला वो कहीं और शिफ्ट कर सकती है, तो चांसेस हैं ऐसे। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को कवर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पेजेस में आते हैं, 4-5 पेजेस में आते हैं। अगर इंस्टीट्यूट इसे पूछ भी ले तो हमारे लिए फ़ायदा है, ना पूछे तो भी ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स से आप कवर करोगे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन इससे एक बन जाता है। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी वो टाइम पूछते हैं कभी वैल्यू, तो ऐसे सीक्वेंस वो बार बार चेंज करते रहते हैं। आईटीसी से तुम्हारा 2 बार क्वेश्चन बना है, लेकिन अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चन कंसिस्टेंट है हर बार, लेकिन एक क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे करके अलग अलग जगह से पूछ रही है। मोस्टली आईटीसी से पूछा गया है, तो आईटीसी तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन आईटीसी से भी पहले तुमको कस्टम्स का वैल्यूएशन करना आना चाहिए, असेसेबल वैल्यू निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है।
चलो, तो पहला टॉपिक ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और नहीं तो लिख लो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंसेप्ट वाला टॉपिक है बहुत छोटा है तो पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन मोस्टली इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। और फिर कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, प्री जीएसटी रिजीम के डिफिकल्टीज क्या थे, 4 इशूज इन द प्री जीएसटी रिजीम, मोस्टली ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे बने गए हैं। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ में जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नेटवर्क के ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, लेवी एंड कलेक्शन पे आपको इंडिपेंडेंट केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, जीएसटी कहाँ चार्ज होगा, कौन सा पर्सन लायबल होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बना है। और साथ ही साथ कंपोजिशन के ऊपर। तो यही 2 टॉपिक है देखो जो कंसिस्टेंटली फॉलो किए जा रहे हैं, या तो कंपोजिशन या तो इंडिपेंडेंट सिचुएशन में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, कौन लायबल होगा, ये बता दो। अब टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात करूँ तो देखो, एक बार वैल्यू पूछा, फिर टाइम पूछा, फिर वैल्यू पूछा, फिर टाइम पूछा, तो अभी क्या है, अभी वैल्यू पूछने के तुमसे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आईटीसी वाले टॉपिक से आपको अमाउंट ऑफ आईटीसी निकालना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया, चांस है कि इस बार तुमसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकी सारे तो एकदम रैंडम है। इस बार एक नया चीज़ जो तुमसे पूछा गया वो है रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया था। क्या पूछा रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में क्या डिटेल्स दोगे आप इसके बारे में, वो पूछा गया है, ठीक है ना। कस्टम एक्ट्स एंड रूल से तुमको असेसेबल वैल्यू निकालनी होती है। डन। अब बढ़ जाएंगे आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ ना यार, तो इसके अंदर है ही 6 चैप्टर्स, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन इसमें भी किससे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो देखो ज़रा। सबसे पहले तुम रिविजन करते समय कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स को सबसे पहले कवर करोगे, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट, क्योंकि ये टॉपिक, ये तीनों मिला के 7, 14, 21, 28 मार्क्स का पूछा जाता है तुमसे। थिंक अबाउट इट, 28 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर को कवर करने से तुम कर सकते हो, लेकिन इसको सबसे पहले रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें भी मार्जिनल को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो। आई नो थोड़ा टफ पड़ता है, कई बार ये एक ही क्वेश्चन बना देते हैं 14 मार्क्स वाला, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ही टफ पड़ जाता है, लेकिन अगर तुम रिवाइज कर रहे हो, तुमने सारे प्रीवियस अटेम्प्ट के कर रखे हैं, जैसे मैं क्लासेस में कराती हूँ मोस्टली, वैसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम एज वेल, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा स्टैंडर्ड और बजट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन से बन जाता है और बहुत सिंपल होता है इसका क्वेश्चन। मटेरियल लेबर में तुमसे क्या ही पूछ लेगा, स्टैंडर्ड के अंदर तो बहुत ही सिंपल है। बजट भी बहुत सिंपल वाले पूछे जाते हैं इसके अंदर, तो आसानी से ये तुम 28 मार्क्स यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। फिर आएगा तुम्हारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉस्ट बुक कीपिंग। कंटिन्यूसली इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए। एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, या तो रिकंसिलेशन वाला, या तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड वाली जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिससे अभी रीसेंट अटेम्प्ट पे अगर आप देखो तो आपको 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 12 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर से। आई अंडरस्टैंड तुम्हें थ्योरी देख के लगता है यार कौन कवर करे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कवर कर लो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सिंपल होते हैं, तुम आसानी से लिख सकते हो अगर अंडरस्टैंडिंग है तुमको तो, ठीक है। इसलिए ये थर्ड पार्ट इसे कवर करोगे। फोर्थ जाओगे तुम कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ऑपरेटिंग के ऊपर। मोस्टली ऐसा हो रहा था कि इन तीनों से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया, ऑपरेटिंग से ना पूछ के तुमसे बैच से पूछ लिया, लेकिन फिर भी आपके कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो फोर्थ पार्ट में इसे कवर करोगे। फिफ्थ तुम जाओगे ओवरहेड्स के ऊपर, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ तुम कॉस्ट शीट कवर करोगे। फिर उसके बाद मटीरियल और लेबर पे जाओगे, और सिक्स्थ जब आपने कॉस्ट शीट कवर किया तभी आप जॉब और बैच कॉस्टिंग भी कवर कर लोगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, तो एक ही साथ में ख़त्म हो जाती हैं। फिर 7th पे आप जाओगे मटेरियल एंड लेबर के ऊपर, और 8th पे आप इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करोगे, क्योंकि ये वाला थ्योरी क्वेश्चन भी कंसिस्टेंटली हर बार बन रहा है 4 या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तुम्हारा होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 ये इंट्रोडक्शन वाला जो थ्योरी है ना, उसमें देखोगे तुम हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के एसेंशियल्स या तो तुमसे पूछ ले रहा है, या फिर तुमको ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछ ले रहा है,
या फिर तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स पूछ ले रहा है। मोस्टली तुमको यही क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो ये 3-4 टॉपिक्स को तो रिवाइज कर ही लेंगे अच्छे से। कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोलेगा, ऑफ कोर्स ही बात है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जैसे तुमको आया था व्हेन एडमिन ओवरहेड इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर। जब एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है ना, तो इट इज प्रेफरेबल कि तुम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करो, ठीक है। नॉर्मली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले ऐड करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट वही फॉलो करता है, लेकिन जब तुमको बोल दिया गया एडमिन ओवरहेड इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसे शो करना। इससे होगा क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूट सजेस्टेड में यही फॉलो कर रही है, तो हमें ये फॉलो करना है ज़्यादा बेटर। या फिर तुम नोट भी लिख सकते हो कि तुमने अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले अगर एडमिन को ऐड किया तो नोट लिख लो कि भाई साहब हम इंस्टीट्यूट का जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो स्टडी मैट में फॉलो किया गया, हम उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, तो भी तुम्हारा आंसर पूरा करेक्ट माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही हर बार कॉस्ट शीट के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट, मटेरियल पे तुमको थ्योरी आने का ज़्यादा चांसेस हैं। थ्योरी में भी तुमको ABC एनालिसिस कई बार पूछा गया है, स्टॉक जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कई बार पूछा गया है, बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर स्पेसिफिकली कई बार पूछा गया है, और प्रैक्टिकल भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, जो स्टॉक लेवल वाले आए हैं, EOQ निकालने वाले आए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या और उसके एजम्पशंस क्या हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। नाउ लेबर में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ टफ नहीं होता है, लेबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तुम देखो हर बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तुमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल और फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, और मोस्टली तुमको हालसे और रोवन प्लान ही पूछा जाता है, तो हालसे और रोवन प्लान को रिवाइज कर लेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, मोस्टली हालसे और रोवन प्लान से ही रिलेटेड है। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे तुमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है या कन्वर्जन कॉस्ट निकालना है, वो निकाल के बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के कंपेयर करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन कई बार बना है। बोनस आवर्स वाला, बोनस अर्न्ड, टोटल वेजेस अर्न्ड, ये वाला क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गारंटीड आर्ली रेट बेसिस, पीस वर्क अर्निंग एंड प्रीमियम बोनस बेसिस पे क्वेश्चन बनाया, और ये फिर हालसे और रोवन प्लान वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। आइडल टाइम एंड ओवर टाइम के ऊपर थ्योरी अगर पूछी जा रही है लेबर से, तो आइडल टाइम, ओवर टाइम और टर्नओवर, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड थ्योरी पूछी जाती है मोस्टली, ठीक है। ओवरहेड्स पे बात करूँ तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पे कई बार क्वेश्चन बना है, और साथ ही साथ तुम्हारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है। देख लो अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी वही हमको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक और चीज़ जो यहाँ पे पूछी गई है वो है प्रैक्टिकल, नॉर्मल, एक्चुअल और आइडल कैपेसिटी आवर्स, इनका कैलकुलेशन भी यहाँ पे पूछा गया। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, इन्हें पहले कवर कर लेना ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। कॉस्ट बुक कीपिंग में 2 बार से ऐसा हो रहा है कि तुमको P&L अकाउंट और रिकन्सिलेशन के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2-2 वाला पैटर्न फॉलो कर रही है इंस्टीट्यूट, देख लो। 2 बार पूछा यही आपका रिकन्सिलेशन वाला, 2 बार एंट्री वाला, फिर 2 बार रिकन्सिलेशन वाला। इस बार मेरे को चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि तुमको इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड से रिलेटेड, एंट्री या अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग में अभी तुमको जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही सिंपल था। 100, 150 एंड 200 कंपोनेंट्स के लिए तुमको खर्चे को अलग अलग बांट के दिखाना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन जैसा आता है वैसा ही टाइप का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ, 2 साल का बनाओ, और ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ही पूछा गया, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में तुमको कई बार जॉइंट पूछता है, कभी प्रोसेस पूछता है, तो अभी तुमको जॉइंट पूछा गया था रिसेंट अटेम्प्ट में, तो चांसेस हैं कि अभी जो तुम्हारा दिसंबर 25 वाला अटेम्प्ट है उसमें प्रोसेस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली होटल और हॉस्पिटल में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो चांसेस हैं कि अगर ऑपरेटिंग आता है तो होटल या हॉस्पिटल से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल से तुमको कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले तुमको 7-7 मार्क्स में डिवाइड करके पूछता था, अब 14-14 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछता है एक। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड में तुमको देखो हर बार ये एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो हो रही है, मटीरियल लेबर, मटीरियल लेबर, मटीरियल लेबर। अब चांसेस है कि तुमको मटीरियल पूछा जाए इस बार। बजट में तुमको प्रोडक्शन बजट कई बार पूछा गया है, कैश बजट 1-2 बार ही पूछा गया है, और फ्लेक्सिबल बजट भी 1-2 बार पूछा गया है। मुझे क्या लग रहा है, अब अभी रिसेंटली तुमको प्रोडक्शन पूछा ना, तो तुमको या तो कैश या तो फ्लेक्सिबल बजट बनने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं बजट के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आ रहे हैं पेपर नंबर 9, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस पेपर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, OM एंड SM, ठीक है। अब
अब अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले तुम चैप्टर नंबर 6 एंड 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस एंड स्पेस मैनेजमेंट वाला टॉपिक को पहले खत्म कर लोगे, क्योंकि इससे हर बार 5A 5B वाला ही क्वेश्चन बनता है और हर बार 7 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसे कवर कर लोगे। फिर इसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर करोगे, उसमें भी SM का इंट्रोडक्शन, डिजिटल स्ट्रैटेजी पहले, फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फिर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे 4 क्वेश्चंस हो गए, तुम्हारे 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, देखो ज़रा, ये और ये मिला के एक क्वेश्चन बन गया, इसी चैप्टर से पूरा एक क्वेश्चन बनता है, इसी चैप्टर से पूरा एक क्वेश्चन बनता है, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, तो ये पूरे 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर तुम जाओगे 5th पार्ट पे थ्योरी कवर करने। तो थ्योरी कौन सा कवर करोगे, OM वाला पार्ट का, क्योंकि OM पार्ट की थ्योरी एक पूरा क्वेश्चन 2A-B वाला बन के आ जाता है। अब उसके लिए मेरे को सब जगह की थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, OM के इंट्रोडक्शन की, ऑपरेशन प्लानिंग की थ्योरी, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम की थ्योरी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का थ्योरी और प्रोडक्टिविटी वाले का थ्योरी। ये सारी थ्योरीज को कवर कर लोगे तो तुम यहाँ पे 14 मार्क्स बना पाओगे। उसके बाद तुम जाओगे चैप्टर नंबर 4 का सारा प्रैक्टिकल पार्ट कवर करने, तब जाके तुम्हारा ये 14 मार्क्स यहाँ पे कवर हो पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें से किसी से में भी पूछा जा सकता है। मोस्टली अभी किससे पूछा जा रहा है, मोस्टली अभी असाइनमेंट और साइमुलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर तुमको 7 मार्क्स चाहिए तो तुम ऑपरेशनल प्लानिंग का प्रैक्टिकल वाला पार्ट कवर करो, जिसके अंदर मोस्टली डिमांड के क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तुमको कैपेसिटी प्लानिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो चांसेस हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत और स्विच कर सकती है इंस्टीट्यूट, EOQ से भी पूछ सकती है, तुमको इस बार डिमांड से नहीं पूछा था पिछली बार, तो डिमांड से भी पूछ सकती है, और कैपेसिटी के अंदर बहुत सारे नए नए क्वेश्चन ऐड किए हैं तो उससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा सीक्वेंस होने वाला है अंडर OMSM। नाउ इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है वो देख लो। चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर करेंगे शिद्दत से, ठीक है, क्योंकि इससे अगर बन रहा है तो 7 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, सबसे पहले पढ़ा है तो अच्छे से हो भी जाएगा, तो इसे पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर अगर मैं तुमको बताऊँ ना तो ऐसा हो रहा था कि इंस्टीट्यूट कुछ नए टॉपिक्स ढूंढ रही थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है, बस एक टॉपिक से नहीं पूछा, दैट इज मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट। वो 3 4 5 6-7 पॉइंट्स हैं जितना मुझे ध्यान आ रहा है, वो 6-7 पॉइंट्स को अगर तुम कवर कर लोगे तो तुम्हारा मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट हो जाएगा, जो नया है, जो अभी तक नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, तो इससे पूछने के चांसेस हैं। बाकी डिसीजन एरिया से मोस्टली अभी इंस्टीट्यूट पूछ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीसेंट ट्रेंड्स, लेकिन ये वाला टॉपिक छोड़ना मत, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बता दिया। ठीक है, पूछा किसी से भी जा सकता है, छोटा सा चैप्टर है, पूरा प्रिपेयर करेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग में देखो, डिमांड फोरकास्टिंग चल रहा था कब से, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस बार चेंज कर दिया, कैपेसिटी प्लानिंग से पूछा तुमको क्वेश्चन, मशीन हाउ मेनी वर्क स्टेशन आर रिक्वायर्ड वाला क्वेश्चन। तो आगे चांसेस हैं कि इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है, इवन फैसिलिटी लेआउट वाले के अंदर भी जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं, या एग्रीगेट प्लानिंग वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट अब OMF तुम्हारे पैटर्न्स को तोड़ रही है। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो कंसिस्टेंटली हर बार आता था, देखो हर बार, वो इस बार नहीं आया। ठीक है, इसकी जगह क्या आया, इसकी जगह प्रोडक्टिविटी का थ्योरी आया, जो आता ही नहीं था, उसका प्रैक्टिकल आता था, मोस्टली आता था भी, तो इसका थ्योरी पूछ लिया तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट, साइमुलेशन के क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं, सीक्वेंसिंग का 1-2 बार बना है, आगे बन सकता है, LPP बनने के चांसेस हैं, LPP के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला, सॉल्यूशन वाला, सिर्फ फॉर्मुलेशन वाला नहीं, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में ऐड किए हैं, तो चांसेस हैं कि तुमसे भी पूछा जाए। क्यू के क्वेश्चंस बहुत टाइम से नहीं बने, देखो हो सकता है बन जाए इससे। ट्रांसपोर्टेशन तो इंस्टीट्यूट भूल ही गई है लग रहा है मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए यहाँ पे, असाइनमेंट को छोड़ के, क्योंकि असाइनमेंट बहुत फालतू टॉपिक है, पता है, बहुत ही फालतू, बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना भी आसान इंस्टीट्यूट को नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर शिफ्ट कर जाओ इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाउ थ्योरी में अगर हम बात करें तो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल चैप्टर नंबर 4 से बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शंस, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ प्रोडक्टिविटी पे अभी तुमको जो नया थ्योरी पूछा गया था वो इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में पूछा गया था,
बाकी इसके TQM के बारे में तुमको पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, ISO सर्टिफिकेशन के ऊपर थ्योरी पहले भी बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यार तुमको सिर्फ पर्ट ही दिखेगा जहाँ तक देख पाओगे तुम, है ना। तो मोस्टली इससे पर्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले पर्ट कवर करोगे। पर्ट कवर करोगे तो CPM वाले क्वेश्चन से एक ही साथ कवर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर है क्या CPM के अंदर फ्लोट वाला ही है, फ्लोट इसी के साथ पूछ लेता है, इसकी वजह से ये दोनों साथ में ही हो जाएंगे, है ना। बचा क्रैशिंग को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि चांसेस हैं कि इससे भी क्वेश्चन बन जाए। मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी इंस्टीट्यूट पिछले बार दिया था, मुझे लगता है कि इस बार तुमको इससे क्वेश्चन बन सकता है अगर इंस्टीट्यूट को कुछ अलग करना हुआ तो, ठीक है। मेंटेनेंस एंड स्पेस मैनेजमेंट में इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट कई बार पूछा गया है। चांसेस हैं कि इस बार ये ना पूछ के इंस्टीट्यूट तुमको मशीन रिप्लेस करना चाहिए क्या, ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्सेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पूछ ले, तो इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन पे एलिमेंट्स थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया, एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया, और मोस्टली अगर देखोगे तो चैप्टर नंबर 6 में डिफरेंट ही क्वेश्चंस हैं, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर से। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग में पोर्टफोलियो का पॉटर का वैल्यू चेन कई बार पूछा गया है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के प्रोसेसेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये कई बार पूछा गया है। अब पोर्टफोलियो इतने बार निकला है तो पोर्टफोलियो एनालिसिस को पढ़ लेंगे, क्या पता भगवान मुझसे बुला रहा होगा पोर्टफोलियो बोलो, है ना, पोर्टफोलियो आने वाला है इस बार, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो देखो पोर्टफोलियो भी कई बार पूछा गया है ना, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो नहीं पूछा गया है, तो चांसेस हैं कि तुमको पोर्टफोलियो पूछा जा सके इस बार। चलो आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये अभी तक नहीं पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला पूछ लिया तुमसे, ठीक है। पूछा क्या जाता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के बारे में कई बार पूछा गया है, गोल कॉन्ग्रुएंस के बारे में कई बार पूछा गया है, BPR के बारे में कई बार पूछा गया है ना। डिजिटल स्ट्रैटेजी, SBU भी एक टॉपिक है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता था पास्ट अटेम्प्ट्स में। डिजिटल स्ट्रैटेजी पे हर एक क्वेश्चन अभी तक जो आया है वो डिफरेंट है, तो आई विल सजेस्ट यू हर एक क्वेश्चन आप डिजिटल स्ट्रैटेजी का कवर कर ले, छोड़े ना इस चैप्टर को, अच्छे से पूरा का पूरा कवर करें, ठीक है। चलो OFSM भी खत्म, अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सीक्वेंस क्या होने वाला है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज चैप्टर नंबर 7, क्योंकि इससे सिर्फ इसी से तुम्हारा 7, 14, 21, 28 मार्क्स का यहीं से पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले। फिर इसके बाद तुम इसको कवर कर लिए, उसके बाद जाओगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, 14 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। फिर जाओगे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 14 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। फिर जाओगे बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, जिसमें मोस्टली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से ही क्वेश्चन आ रहा है। चांसेस हैं कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी से भी पूछा जा सके, लेकिन इन दोनों को मिला के टोटल 14 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। 5th में जाओगे ऑडिटिंग कंसेप्ट, 6th में जाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, 5th में ऑडिटिंग कंसेप्ट एंड इसको दोनों को कवर कर लोगे साथ में, फिर जाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और लास्ट में जाओगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो ये सीक्वेंस यहाँ फॉलो करने वाले हो। यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दी जाती है, ठीक है। चलो आगे, मोस्टली अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में अभी क्या कर रही है इंस्टीट्यूट, एक क्वेश्चन शेयर से एक क्वेश्चन डिबेंचर से पूछ रही है ना। तो तुमको, ताकि तुम दोनों टॉपिक के लिए प्रिपेयर करो, सिर्फ एक के भरोसे ना रहो, इसलिए इंस्टीट्यूट ने तुमको दोनों से पूछना चालू कर दिया है। बायबैक ऑफ शेयर से क्वेश्चन आया है, देखो इस बार, पिछले पास अटेम्प्ट पे मुझे नहीं दिख रहा बायबैक, है ना। तो बायबैक ऑफ शेयर्स पे अभी क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। 4 फीचर वाला क्वेश्चन कई बार पहले पूछ चुके हैं। अंडर राइटर वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। मार्केट प्राइस, थियोटिकल मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन भी कई बार पहले पूछ चुके हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाना है, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग है। इंश्योरेंस से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस कई बार आया है, एक बार फायर इंश्योरेंस भी आपको पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी पे कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तुमको EPS कई बार पूछा गया है, या फिर एम्प्लॉय वाला 2 बार पूछा गया। मोस्टली EPS और एम्प्लॉय से ही रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ऑडिटिंग कंसेप्ट में तुमको कहीं से भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिटिंग में कॉस्ट ऑडिट वाला क्वेश्चन मैंने पिछली बार बोला था कि इंस्टीट्यूट मुझे लग रहा है ये भूल गई है, लेकिन अभी याद कर सकती है, और इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। देखो तुमसे कॉस्ट ऑडिट वाला क्वेश्चन पहले बहुत बार आ रहा था, इस बार भी पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। हमारी भी बात सुन लेती कभी कभी इंस्टीट्यूट, है ना। देखो अब सेक्रेटेरियल ऑडिट वो कई बार पहले पूछ चुके हैं, मुझे लगता है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट अभी आ सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट के बीच का डिफरेंस, ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट,
ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑडिट कमिटी, पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया। या जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्पेसिफिकली मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली उसे ध्यान रख के अच्छे से कवर कर लो ताकि तुम, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो ज़रा, जो आ चुके हैं पहले क्वेश्चन वही वाले बार बार रिपीट होते हैं। NFRA पहले भी कई बार आ चुका है, अभी भी आया है ना। फिर राइट्स ऑफ अ कंपनी ऑडिटर कई बार पहले आ चुका है, अभी भी आया। तो ये जो क्वेश्चंस बार बार आ चुके हैं उन्हें कवर करने से ये होता है कि ज़्यादा चांसेस वाले क्वेश्चंस को हम पहले कवर कर पाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग में एजुकेशनल 2 बार पूछा, कोऑपरेटिव 2 बार पूछा और 2 बार हॉस्पिटल पूछ लिया है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल को बहुत दिन हो गए आए हुए, ठीक है। चलो इसी के साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग खत्म। अब आ जाओ FMBDA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, जिसमें सबसे पहले तुम फोकस करोगे टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में, क्योंकि 7, 14, 21 मार्क्स का यही पूछा जाता है तुमसे। सेकेंड जाओगे तुम वर्किंग कैपिटल 14 मार्क्स, कैपिटल बजटिंग 14 मार्क्स, फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ अ फंड 14 मार्क्स। फिर उसके बाद ये डाटा एनालिटिक्स वाले में जाओगे, कंसिस्टेंटली 7 मार्क्स आ रहा है इससे। डाटा एनालिसिस 7 मार्क्स, 8 एंड 11 चैप्टर से 7 मार्क्स का कंसिस्टेंटली आ रहा है, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 मार्क्स। फिर उसके बाद ये 8th नंबर पे इससे, और उसके बाद ये सारे टॉपिक्स को कवर करोगे तुम। तो ये तुम्हारी सीक्वेंस होने वाली है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, क्या पूछे जा रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर नंबर 2 से तुमको कई बार पूछा गया है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में तुमको रेशियो से कई बार क्वेश्चन आया है, कैश फ्लो से कई बार क्वेश्चन आया है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से अभी अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट 2 बार पूछ चुकी है तुमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने वाला क्वेश्चन। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स वाला क्वेश्चन तुमको पूछा जा रहा है। तो देखो इधर बुक एंड मार्केट दोनों पूछा था, इधर भी बुक एंड मार्केट दोनों पूछा था, इधर बुक पूछा इधर मार्केट पूछा। चांसेस हैं कि इस बार तुमको दोनों पूछ ले, बुक एंड मार्केट का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में नेट वर्किंग कैपिटल निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार है। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म में वॉल्टर मॉडल तुमको कई बार पूछा गया है। एंड लेवरेज वाले क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तीनों लेवरेज निकालने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस एज न्यू टॉपिक है तो हर बार डिफरेंट पूछा जा रहा है। एंड डाटा एनालिसिस न्यू टॉपिक है तो हर बार डिफरेंट तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। अभी कोई भी पैटर्न इसमें बनना चालू नहीं हुआ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा ही है, जिससे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कोई भी चैप्टर से छूटता नहीं है ना। अब देखो जरा कहाँ से कितने कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिसीजन थ्योरी होगा, क्योंकि इससे तुम 14 मार्क्स कवर कर पाओगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है दोनों और तुमको 14 मार्क्स देके जाएंगे। तो ये सबसे आसान टॉपिक्स मुझे बोलने चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फिर तुम जाओगे दूसरे आसान टॉपिक पे, दैट इज डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, 14 मार्क्स यहाँ से ग्रैब कर लिया। फिर जाओगे तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस एंड बजटिंग के ऊपर। ये टोटल तुमको 28 मार्क्स ये दे देंगे। तो देखो 1 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, 3 और 4 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से कवर हो जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, देखो एक बार 14 मार्क्स का बजट से पूछा, एक बार 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड से पूछा, फिर एक बार 14 मार्क्स का बजट से पूछा। चांसेस है कि तुम्हारे अटेम्प्ट में इस बार स्टैंडर्ड से तुमको 14 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन स्टैंडर्ड से हो, और बजट से सिर्फ एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो चांसेस ये ज़्यादा बन रहे हैं इस बार, ठीक है। इसको कवर करने के बाद, इन दोनों को कवर करने के बाद तुम जाओगे तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड ABC के ऊपर, क्योंकि ये दोनों भी तुमको आसानी से 14 मार्क्स दे देंगे। टफ पड़ता क्या है बच्चों को, मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग वाला, तो उसे आखिरी में कवर करोगे। भले ये 28 मार्क्स भी दे सकता है, लेंदी है, टाइम ज़्यादा लेता है और थोड़ा टफ भी पड़ता है, तो इसे थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा ही टफ पड़ रहा है अगर ये, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सिंपल वाला क्वेश्चन होता है वो एटलीस्ट उसके लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्मूला होते हैं ना तुम्हारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाले, उसी से ये सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए तो कम से कम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। तो थ्योरी में अगर मैं बात करूँ तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसेंटली नया पूछना चालू किया इंस्टीट्यूट ने, पहले नहीं पूछ रही थी। फिर कंपेयर करो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल, ये कई बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है, कंपैरिजन वाला। स्कोप वाला भी कई बार पूछा है। नेक्स्ट, ABC में आपको नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, ट्रेडिशनल वर्सेस ABC का डिफरेंस बताना होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो 3rd वाला चैप्टर है उससे तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा, जिसके अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर पाते हो। फिर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तुमको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
जैसे अभी तुमको एक्सेप्ट और रिजेक्ट से पूछा था, उससे पहले होटल का प्रॉफिटेबिलिटी पूछा था। तो हर बार यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन बनता है अलग अलग टॉपिक से, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन ये 7 मार्क्स वाले पार्ट हैं। 7 मार्क्स में अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछा था जो बहुत अच्छा था, थोड़ा टफ भी था, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर कर लोगे अगर तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। जैसे मैंने जो क्लास में करवाया था ना, वो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठ के आया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ईजिली सॉल्व कर पाए, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है जो तुमको लग रहा है कि तुमने पहले क्लास में कर रखा है, उसी से आ रहा है, तो ऑफकोर्स सॉल्व करने जाओ। नहीं बन रहा है तब दूसरी तरफ देखो कि हाँ मैं कम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आसान है उनसे कैसे मार्क्स उठा लूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग से कई बार क्वेश्चन नहीं आया। मुझे लगता है कि अब इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकती है कि एक 7 मार्क्स का यहाँ से, एक 14 मार्क्स का यहाँ से और एक 7 मार्क्स का यहाँ से पूछ ले, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग से पूछा जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में तुमको सबसे पहले सेल्स और ओवरहेड्स वाले वेरिएंसेस सबसे पहले कवर कर लेना है, फिर उसके बाद मटेरियल एंड लेबर भी कवर कर लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट मोस्टली अभी तक ओवरहेड्स के क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन अभी सेल्स का भी पूछना चालू कर दिया। तो सेल्स और ओवरहेड मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार वो मटेरियल और लेबर का भी क्वेश्चन इससे पूछ लेती है। जब ये टोटल ये चैप्टर से 21 मार्क्स का आता है ना, एक 14 और एक 7, तो ये 7 वाला वो मटीरियल लेबर पूछ लेते हैं, 14 मार्क्स में वो ओवरहेड्स वाला पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोरकास्टिंग बजट एंड बजटरी कंट्रोल में तुमको हर बार प्रोडक्शन परचेज बजट वाला चीज़ हर बार दिखेगा, उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा बजट ऐड कर देते हैं। तो एक प्रोडक्शन वाला बजट, अगर ये 21 मार्क्स का आ रहा है, तो एक प्रोडक्शन वाला बजट हो सकता है और एक कोई और एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ROI 2 बार पूछा, ईवा हर बार पूछ रहा था लेकिन इस बार नहीं पूछा। इस बार तुमसे थ्योरी पूछ लिया जो पहले एक बार भी नहीं पूछा। लर्निंग कर्व भी हर बार आ रहा था लेकिन इस बार नहीं आया, उसकी जगह बैलेंस स्कोर कार्ड का थ्योरी पूछ लिया गया। तो चेंजेस हैं, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो इट्स प्रेफरेबल कि इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरा प्रिपेयर करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे हर बार अलग अलग टाइप का थ्योरी, आई सजेस्ट यू, छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। डिसीजन थ्योरी पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, डिसीजन ट्री वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, और एक बार तुमको वो जो अनसर्टेनिटी वाला पार्ट है वो पूछा गया। चांसेस हैं कि इस बार अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर डिसीजन ट्री भी आ सकता है, क्योंकि डिसीजन ट्री इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मैंने तुमको सारा का सारा ज्ञान दे दिया अबाउट हाउ टू रिवाइज और विच टॉपिक टू फोकस ऑन। अगर तुम चाहो तो तुम इन सब टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, एज मोस्टली मैंने तुमको प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस दिखाए, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो, अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो मेरे पास एक क्वेस्ट नाम की चीज़ है जिसके अंदर चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखे हैं, हर एक चैप्टर सब्जेक्ट के। जो पेपर एनालिसिस भी मैंने बनाया ना, वो उसी के थ्रू बनाया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे ये पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो नीचे लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ तुम्हें मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, राधे राधे, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।